हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अंडर 24/7। आज का जो सेशन है वो होने वाला है अराउंड ईवीएस पेपर 2। और जैसा कि आपको पता है कि अब आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर हम पिछले एग्जाम को एनालाइज करें जो आपका जून 2023 का पेपर हुआ था, आपको पता है कि नॉर्मली एनटीए जो ईवीएस का सब्जेक्ट होता है वो लेटर सेशंस में रखते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग के एग्जामिनेशन होते हैं ना वो वाले सब्जेक्ट्स पे होते थे पहले। अगर हम बात करें तो जैसे जो जहाँ पर कम एनरोलमेंट्स होते हैं, बच्चों के कम एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं या कम जो है वो बच्चे अपीयर करते हैं, वहाँ वो एग्जाम जो है वो पहले लिए जाते थे। अभी उन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया था जून एग्जामिनेशन में। जो मेजर एग्जाम्स थे लाइक कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ईवीएस, इन सबको पहले ही निपटा दिया। और जितने भी आपके कम एनरोलमेंट वाले जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें कम बच्चे अपीयर करते हैं उनको लेटर सेशंस में रख दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि आज अगर हमारे पास 5 तारीख है और 6 से आपका पेपर होने वाला है, तो वी नेवर नो, हो सकता है आपका पेपर 8 या 9 में हो जाए, ठीक है, क्योंकि 6 से 22 का जो है वो टाइम आपके पास है जिसमें आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा, राइट। तो अभी जो है अगर हम यहाँ पर बात करें इस चीज़ को लेकर के, तो आपके पास टाइम अगर आप कह लो तो 1-1 महीने का ही है। और अभी जो है वो आपको उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है जो या तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स है, या तो वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, या फिर वो ऐसे टॉपिक्स जो आपको इजी मार्क्स दिला सकते हैं और आपको बिल्कुल स्किप नहीं करने चाहिए। तो अनस्किपेबल टॉपिक्स जो आपकी ईवीएस पेपर 2 में इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, आज हम उसको देखेंगे। यूनिट वाइज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप उन 10 यूनिट्स में से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टैट वाले पोर्शन से थोड़ा डरते हैं, एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आपका भी वैसा केस सिनेरियो है, मैं आपको बता दूं कि एनटीए का ना एक पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का। जब मैंने लास्ट पेपर दिया था उस टाइम स्टार्ट से आई थिंक बहुत ही मिनिमम क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चंस आए थे। बट उससे पहले लाइक अगर मैं बात करूं आपके 2018, 19, 20 में तो खैर हुआ नहीं, वो तो फिर कोविड की वजह से मर्ज वाले सेशंस हुए थे। तो ये वाला जो पीरियड था ना, टाइम पीरियड था, वहाँ से स्टैटिस्टिक्स से बड़े सारे क्वेश्चंस आते थे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चंस आ गए, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को रिलेट करके क्वेश्चंस आ गए। उसके अलावा आपके पास टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट से पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते थे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को लेकर के, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस को लेकर के क्वेश्चंस आते थे। हाल फिलहाल में वी हैव सीन अ ड्रॉप इन दीज क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी रिलीफ के लिए कि इफ़ यू फील लाइक यू डोंट कनेक्ट विद एनवायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स एंड यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन इट, क्योंकि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, इट विल बी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू अगर आप उसको स्किप ही कर दें। जस्ट लेट्स से कि हमको वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप बाकी जो यूनिट्स हैं उनमें आप इतनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं कि वो जो आपने एक चीज़ ड्रॉप की है ना उसका आपको कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़े बाकी यूनिट्स को लेकर के। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। एक अगर चीज़ आप ड्रॉप कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप बाकी पर अपने कॉन्सेप्ट को की जो है वो पकड़ मजबूत बना के चलते हैं। चलिए, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे फॉर दी लास्ट मिनट रिवीजन, राइट। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग सिलेबस ही खोल लेते हैं। सिलेबस के थ्रू ही मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा यूनिट है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंट साइंस। और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लाइक मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि फंडामेंटल से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं और ये यूनिट है भी बहुत बड़ी। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कंपेरेटिवली ईजी भी होते हैं। कंसेप्चुअल बेस्ड तो आपको देखो पूरा पेपर 2 कंसेप्चुअल बेस्ड ही मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन से इनफैक्ट अगर आप जो आपका दिसंबर 2023 का पेपर हुआ था ना, सॉरी दिसंबर 2022 का पेपर होता जो फरवरी मार्च वाला पेपर हुआ था, उसको भी अगर आप उठा करके देखेंगे ना तो आपको लगेगा यार थर्मोडायनेमिक्स से ये क्या क्वेश्चन आया था। लाइक
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, ये क्वेश्चन था, दैट्स सो इजी। हीट ट्रांसफर को लेकर के भाई ना एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। तो ये आपकी इजी 2 मार्क्स हैं। देयरफॉर अगर हम बात करें यहाँ पे तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्लीज अच्छे से पढ़ के जाइएगा, तीनों लॉज को पढ़ लीजिएगा। गिब्स फ्री एनर्जी पर भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है आपको क्लैरिटी अपने दिमाग में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले आपके एग्जामिनेशन में विंड रोजेस से बड़े क्वेश्चंस आते थे, अब इसको एनटीए ने से यहाँ से क्वेश्चंस पूछने बंद कर दिए हैं। इनफैक्ट कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस अब आने बंद हो गए। स्टैंडर्ड काफ़ी रेज कर दिया है क्वेश्चन पेपर का। तो अगर हम मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स से बात करें तो आप जो है वो लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट ज़रूर पढ़कर जाइएगा कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं और वो न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ईजी भी देखने को मिलते हैं। आपको पता है विद ईच किलोमीटर हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमको जो है वो लैप्स देखने को मिलता है एज वी गो टू 1 किलोमीटर। जो ड्रॉप हमको टेम्परेचर में देखने को मिलता है दैट इज 1.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये जो आपका ये एक्सप्रेशन है उसको भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें इंटरैक्शन के बारे में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वैसे भी आपके इजी हैं। बायोम्स पढ़ लीजिएगा, इनफैक्ट मैंने भी आपको फ्री क्लास में बायोम्स के बारे में बताया है। टुंड्रा बायोम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चैपारल बायोम से क्वेश्चंस आते हैं, पर्माफ्रॉस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, क्या फीचर्स हैं, मैंग्रोव्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में जो बेसिक्स है एनवायरमेंटल साइंस के, वो आप एज एन एनवायरमेंटल साइंस स्टूडेंट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होगा। आपके रिसोर्सेज जो भी हैं, आप जहाँ से भी रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, चाहे आपके पास बुक्स एज अ रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आपके पास कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज है, इधर वे आपने किसी पेड बैच में एनरोल किया हुआ है, वट एवर योर रिसोर्सेज आर, मेक श्योर। एंड इवन इफ अगर आप मास्टर्स में भी हैं तो वहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो राइटर्स की होती है वो रहती है, तो आप उनसे भी अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपको सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता है। इससे आपकी जो तैयारी है वो ईजी हो जाएगी। नाउ लेट्स कम टू द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम देख लें तो आपको मेजरली 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ रिमोट सेंसिंग से आ रहे हैं, चाहे वो सैटेलाइट पे हो, चाहे वो सेंसर्स पे हो, चाहे वो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर हो, ठीक है, पूरा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उस पर हो। सारे क्वेश्चंस जैसे आते थे वैसे ही आ रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप रिमोट सेंसिंग वाला जो पूरा पैटर्न है या पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्लियर आउट करिएगा। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। लैंडसैट, कार्टोसैट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, रिसोर्स सैट से। इस बार अगर हम बात करें तो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स और उसमें कौन से सेंसर्स यूज़ किए जाते हैं उस पर क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम में। तो ऐसी चीज़ों को भी आप पढ़ के ईजिली अपने मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे चलते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसलिए करना नहीं है क्योंकि जब आप पॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ते हो ना तो बहुत सारा जो मेजर पोर्शन है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का वो कवर होता रहता है, ठीक है। अभी ना आपसे केमिकल काइनेटिक्स पर काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से न्यूमेरिकल आ जाते हैं आपके। उसके अलावा हेनरीज लॉ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज है उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करें तो आपको पूरा एटमॉस्फेयर, वैसे भी आप फंडामेंटल्स में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर पढ़ ही रहे हैं। जियोलॉजी का जो पार्ट है एनवायरमेंटल जियोलॉजी, काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड भी हैं। अगर आप लिथोस्फेयर पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पर अर्थक्वेक पढ़ोगे, जो नेचुरल कैलामिटीज़ है पढ़ोगे, फॉल्ट प्लेन्स के बारे में पढ़ोगे, कौन कौन से फॉल्ट प्लेन्स होते हैं आपके। नॉर्मल फॉल्ट प्लेन है, शेयर फॉल्ट प्लेन है, एपीसेंटर, हाइपोसेंटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा ओजोन केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सारे जितने भी आपके गैसेज हैं, फॉर एग्जांपल OH रेडिकल से क्वेश्चंस आते हैं, किसको स्कैवेंजर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड से डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ऑक्सीजन के ये जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके कौन सा कंपोनेंट बनाता है। और असर्शन रीजन के भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसको S5C&Q बोला जाता है, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो आपके जितने भी एयर के कंपोनेंट्स हैं ना, आयंस, उसके पार्टिकल्स, उसके रेडिकल्स जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, ओजोन का डिप्लीशन क्यों होता है, ओजोन का जो बेसिक आपका कह सकते हो बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। और स्मॉग तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
का, चाहे फोटोकेमिकल हो चाहे क्लासिकल स्मॉग हो। ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्लासिकल स्मॉग को SO2 जो है वो इफेक्ट करता है, और फोटोकेमिकल स्मॉग में आपका नॉक्स, VOCs और ओजोन जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और इजी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकते हैं। अगेन DO-BOD का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आप बहुत सारे अच्छे नंबर ले सकते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आप वैसे भी अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं आपके लिए, प्रोसेस पूछ लेता है। ये ईजी 2 नंबर हैं आपके लिए। सॉइल की बात करें तो आपको पता है बायोजियोकेमिकल साइकिल मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैंने क्रैश कोर्स करवाया है, सेडिमेंट्री और गैशियस दोनों पढ़ाया है, तो वो वहाँ से भी आपके इजी 2 नंबर बनते हैं। इनफैक्ट अभी ही नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन आया था और नाइट्रोजन साइकिल पे ही मेनली क्वेश्चन बनता है, तो नाइट्रोजन साइकिल तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कोई साइकिल पढ़े ना पढ़े नाइट्रोजन पढ़ लीजिएगा, और फॉस्फोरस साइकिल भी। अच्छा, सल्फर साइकिल से आपके सोर्सेज, मतलब जो भी आपके साइकिल है ना, ये चाहे नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर हो, इनका सोर्स ज़रूर याद रख लीजिएगा, भले आप कुछ याद करें ना करें। और नाइट्रोजन का तो भाई पूरा प्रोसेस याद कर लेना, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सी है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन सा है, उसके बाद अलावा आपका अमोनिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल किया जा रहा है, नेचुरल सोर्स नाइट्रोजन का क्या है, लाइटनिंग एंड थंडर है। तो अगर आप एक बार पूरी साइकिल पढ़ते हैं ना तो बहुत सारा इंसाइट मिल जाता है। अच्छा, देन टॉक्सिसिटी की बात करें तो आपके पास बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे पैन है, VOCs है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, कार्सिनोजेंस है एयर में, हैवी मेटल्स हैं आपके सारे। पेस्टिसाइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट हो, ऑर्गेनोक्लोरीन्स हो, कार्बामेट्स हो, पायरेथ्रॉइड्स हो, उनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इनफैक्ट ये ना पूरे क्लास पे क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूरोटॉक्सिन्स कौन से होते हैं, म्यूटाटॉक्सिन्स कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनफैक्ट नेमिंग भी आती है कि कौन से टॉक्सिन्स किस तरह के हैं, लेड जैसे आपका न्यूरोटॉक्सिन है। तो ये इजी क्वेश्चंस है, मतलब आप लोग पढ़ भी रहे होगे अपनी नॉर्मल बुक में भी, अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो ना तो भी आप यहाँ से इजी मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला जो एनालिटिकल मेथड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये इजी नंबर आपको देकर के जाते हैं। TLC, GC, ग्रेविमेट्री, बॉम्ब कैलोरीमेट्री, HPLC, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, आपको ये पूरा चार्ट कहीं ना कहीं मिल जाएगा अगर आप अच्छी बुक्स रेफर करते हो, अगर आप कहीं ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो। ये सारा कुछ ना आपको मतलब ये सारे मेथड्स और किस लिए ये मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा, तो ये कर लीजिएगा। देन यूनिट 3 एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनका पूरा कोर जो है, या आप कह सकते हो पूरा बैकग्राउंड जो है वो बायोलॉजी का रहा है। जैसे मेरे लिए जूलॉजी बॉटनी मेड दिस पर्टिकुलर यूनिट वेरी इजी फॉर मी। और ऑल्सो मास्टर्स में अगर आप सीरियस है, मास्टर्स में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, चाहे सक्सेशन हो, चाहे इकोलॉजी हो, आपका इकोटोन क्या होता है, ये सारा कुछ बड़ा ही ईजी हो जाता है आपको। मतलब इसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो ये पूरी यूनिट ही स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्होंने इतने बढ़िया से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, फूड वेब, फूड चेन, ये सब तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट इवन देयर इन अस। मतलब एनवायरमेंटल साइंस वाले बच्चों से आप ये पूछोगे, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी वाला खेल हो गया। बट अभी NTA ने जो 2023 का पेपर था जून का, उसमें ना फूड वेब को लेकर के कुछ अलग अनोखा सा पूछा था। मैंने क्वेश्चन भी करवाया हुआ है और आप वो क्वेश्चन देखना, उसमें कुछ अलग ही फूड वेब से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब उसको धीरे धीरे, क्योंकि ये इजी वाले टॉपिक्स है ना, तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रहा है NTA, बट ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। प्रैक्टिस से आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आपका तभी हो जाएगा जब आप बेसिकली वो पढ़ लोगे, बायोम्स पढ़ लोगे। तो वेटलैंड्स हो गया, आपके फॉरेस्ट हो गए, लोटिक, लेंटिक, एस्चुरीन, मैंग्रोव्स, ये आपको पता ही है, हमेशा से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ये बायोम्स देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप आराम से ईजिली कर सकते हो। पॉपुलेशन इकोलॉजी में ना आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है, इन दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। R और K स्पीशीज़ पर अभी फ़िलहाल क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट आ सकते हैं। उसके अलावा कीस्टोन स्पीशीज़, अम्ब्रेला स्पीशीज़, फ्लैगशिप स्पीशीज़, लिंक्ड स्पीशीज़, इंडिकेटर स्पीशीज़, ये सारे कुछ ऐसे फंडामेंटल बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज़ है
जो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं या आपको पता है बायोलॉजी के बारे में, तो आपको बिना ज़्यादा स्ट्रेस किए हुए, बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए ईजी मार्क्स मिल सकते हैं यहाँ से। देन सक्सेशन, मैंने आपको बोला था सक्सेशन इंपॉर्टेंट है। ये सब तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन तो मुझे लगता है कि बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इन सिटू एक्स सिटू। हाँ, इस बार आपके मैच द कॉलम में क्वेश्चन आया था, नेशनल पार्क्स का नाम दिया था और वो नेशनल पार्क्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब लोकेशन, एक साइड लोकेशन था, एक साइड नेशनल पार्क्स के नाम थे। अभी अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पर अगर हम देखें कि क्या क्वेश्चन बना सकता है एनटीए, तो इस बार एनटीए ये बना सकता है कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्पेशल जानवर या स्पेशल स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए बना है। ठीक है, तो कंजर्व्ड स्पीशीज़ का नाम जो आपके नेशनल पार्क है उनमें कौन कौन से जो स्पीशीज़ है उनको स्पेसिफिकली कंजर्व किया जा रहा है, उसको प्लीज़ याद कर लेना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। तो जितने भी मेजर नेशनल पार्क्स हैं ना आपके, उनके जितने भी मेजर, उन्होंने जैसे मान लो कि पेरियार नेशनल पार्क है या आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, तो या फिर गिर नेशनल पार्क है, तो इनमें कौन कौन से स्पीशीज़ को जो है वो सेव किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है। मुझे लगता है यहाँ तक वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। IUCN का तो अभी कोई कॉन्सेप्ट मैंने देखा नहीं कि पूछा जा रहा, तो ये तो आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आराम से आप कर सकते हो। और हॉटस्पॉट की बात करें तो इंडिया में आपके कितने हॉटस्पॉट्स हैं, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये सब तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ, टॉक्सिसिटी की बात करें तो LD50, इस पे भी क्वेश्चन आया था, आपका आ भी रहा है मेनली, बट अगर आप चाहें तो आप इसको एमिट आउट कर सकते हैं। हाँ, ये समझ लेना कि अक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी क्या होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या होता है, बाकी इसको इतना ज़्यादा अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल जियो साइंसेस की, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड वेरी स्कोरिंग यूनिट एज वेल। अगर इस यूनिट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर आप देख लेना, लिथोस्फेयर मेजरली पढ़ लेना आप लोग कि कौन कौन से लिथोस्फेयर में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, कौन कौन से फॉल्ट्स हैं। उसके अलावा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मतलब ओशियानिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसमें कौन कौन से रॉक सिस्टम प्रेजेंट है, ये सारी बेसिक चीज़ें हो जाएंगी आपकी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाँ, मिनरल्स, भाई मैंने आपको क्रैश कोर्स में भी करवाया है, मिनरल्स पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से तो आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं मिनरल से, अकेले मिनरल से सिर्फ। ठीक है, चलो देन व्हाट डू वी हैव, हाँ, डार्सीज लॉ पे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पिछली बार आया नहीं था तो आ भी सकता है इस बार दोबारा से। नेचुरल हजार्ड्स तो आप आराम से कर सकते हो, काफ़ी इजी है। अच्छा, नेचुरल हजार्ड्स में ना आपके करंट अफेयर्स का भी मेजर रोल होता है। ठीक है, चलिए एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में अगर हम देखें तो सिर्फ अगर आप न्यूमेरिकल भी प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। चाहे वो टाइडल एनर्जी का न्यूमेरिकल हो, मतलब सिर्फ फार्मूला याद कर लेना, सोलर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, विंड एनर्जी के न्यूमेरिकल्स, और अगर आप सिर्फ फार्मूला भी याद कर लेते हो तो जितने भी आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो सिर्फ फार्मूला से लग जाते हैं। ठीक है, ओके, देन हाँ, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ज़्यादा, सबसे लंबी यूनिट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन की से रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीज़ें याद कर लेनी है, जैसे ELR, DALR, SALR। ठीक है, लैब स्टेट की जितनी भी टाइप्स हैं वो पढ़ लेना, प्लूम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के बारे में पढ़ लीजिएगा। कोई स्टैंडर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में आपका टाइम जाएगा, प्लीज़ ये सारी चीज़ें मत पढ़ना जो इतने सारे फालतू की चीज़ें होती हैं। उसके बाद हाँ, इस बार आपका गॉसियन प्लूम मॉडल से भी क्वेश्चन आया था, तो मे भी चांसेस है कि इस बार रिपीट ना हो, बट रिपीट हो भी सकता है, और ये वैसे भी मोस्ट रिपीटेड है, तो गॉसियन प्लूम मॉडल तो आप मत ही मिस करना, इट विल बी बेटर। बॉक्स मॉडल, लाइन सोर्स एरिया मॉडल, इससे ऐसे इन जनरल क्वेश्चन अब नहीं आ रहा है, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते थे, अब एनटीए नहीं पूछ रहा आपका। हाँ, कंट्रोल
से ज़रूर आता है कि सबसे अच्छा कौन सा होता है, कितने पर्टिकुलेट मैटर तक के जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनको ये फिल्टर आउट करने में हेल्प करता है, तो ये भी बढ़िया है। तो पोल्यूशन तो मुझे लगता है सही रहेगा आपका। नॉइज़ पोल्यूशन में आप न्यूमेरिकल वाला पढ़ लीजिएगा, जो कि दो नॉइज़ सोर्सेज हैं, अगर वो एक साथ हो रहे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स नॉइज़ वाले में अच्छा है, जो आपका इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंट जोन है उसमें डे टाइम और नाइट टाइम का क्या है, ये बढ़िया रहेगा। वाटर पोल्यूशन में मेनली आपको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना, वही चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जो मैंने आपको भी बताया फंडामेंटल्स में, वही सारी चीज़ों का अब ये और विस्तारीकरण है, तो आप उसको पहले ही विस्तार से पढ़ लो ना, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप सिर्फ मुद्दे वाली बात करोगे और न्यूमेरिकल वाली बात, जैसे बीओडी पर न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। हाँ, और जैसे मैंने आपको बोला स्टैंडर्ड वगैरह याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में आपके जितने भी लॉज हैं उसको पढ़ लेना। आपके जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनमें जो डस्टबिन के कलर्स होते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा लैंडफिल्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सैनिटरी लैंडफिल्स में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। देन आपका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हजार्डस वेस्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सब आपके थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, बट अच्छे पार्ट्स हैं जो आपको अच्छा खासा नंबर दिला सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन की बात करें तो यार EIA तो घोल के पी जाओ, लिटरली EIA से इतने क्वेश्चंस आते हैं और आपको पता है कि मस्ट क्वेश्चंस है। आपके पास कोई ट्रिक है, आपके पास कोई भी मतलब स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, आपका जो भी सीक्वेंस है ना उसमें याद रखो, क्योंकि अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं स्क्रीनिंग स्कोपिंग से, जबकि मेरे टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। तो अब आप सोचो बदलते पैटर्न के हिसाब से अभी भी आ रहे हैं, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ऑल राइट, चलिए इको लेबलिंग ईजी रहेगा। अलग अलग कंट्रीज में क्या क्या इको लेबलिंग यूज होती है, EIA नोटिफिकेशन 2006 एक बार पढ़ लोगे, ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी एक्ट्स हैं, अगर आप सिर्फ अपना सिलेबस भी उठा लेते हो ना, अपना सिलेबस उठाना, जो भी ईयर है ना उसको लिखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो पहले तो आप ऐसे ही शुरू करना, सारे एक्ट और उनका ईयर एक जगह लिख लो सिलेबस से ही उठा के, ठीक है, उसको याद कर लो। और बीच बीच की चीज़ें तो मुझे आई एम श्योर कि अगर आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ कुछ चीज़ें पता ही होंगी, तो ये भी आपके ईजी मार्क्स बन जाते हैं यहाँ से भी, ठीक है। क्योंकि रटने वाली चीज़ें, ज़्यादातर जो चीज़ परेशान करती है वो आपको न्यूमेरिकल वाला पार्ट ही परेशान करता है, ठीक है। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस एंड मॉडलिंग में मैं आपको कह सकती हूँ कि आप कुर्टोसिस और स्क्वीनेस पढ़ लेना। उसके अलावा अगर आपको नॉर्मल, लॉग, नॉर्मल मतलब बाइनोमियल वो जो आपका पूरा रहता है ना, और टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट में आप पढ़ सकते हो उसके नॉर्मल से लाइक थियोरिटिकल चीज़ें, और इनके जो आप कह सकते हो फॉर्मूलाज है ना काई स्क्वायर टेस्ट के, तो बहुत ईजी है। फ्रीक्वेंसी को स्क्वायर करना है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज देखने हैं, ऑब्जर्व्ड माइनस आपका जो एक्सपेक्टेड है, तो ये तो ईजी चीज़ें हैं। उसके अलावा मतलब ये है कि स्टैटिस्टिकल वाला जो पोर्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्या पता बहुत इजी भी आ जाए, क्या पता बहुत टफ भी आ जाए। तो अगर आप इस पर नहीं भी उतना फोकस करते हो ना तो चल जाएगा। अभी आपको स्मार्ट स्टडी करने की ज़रूरत है। कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इशूज़ में तो आई थिंक आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिर करंट एनवायरमेंटल इश्यूज़ में आपके ये सारे चीज़ें हैं जो कि इजी रहती हैं आपके, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम और ये सारी चीज़ें जो भी आपके एग्जाम में आपके इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। स्वच्छ भारत अभियान, गृह रेटिंग इज इम्पॉर्टेंट, ग्रीन बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट, वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स ये नया ऐड हुआ है आपका। उसके अलावा हाँ, अभी ना आपसे आई थिंक फुकुशिमा डेची न्यूक्लियर डिजास्टर पे क्वेश्चन आया था, शर्नोबिल डिजास्टर पे क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन कौन से आपके न्यूक्लियर डिजास्टर्स हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियर डिजास्टर्स। तो अब यहाँ से ना सीधे जब आपको कुछ नहीं करना, आपको इनफैक्ट अंदर भी नहीं पढ़ना था, आप एनवायरमेंटल डिजास्टर निकालो, मिनामाता डिजास्टर किस वजह से है, रीजन देखो और ईयर देखो। मतलब मैं बताती हूँ आपको यहाँ से क्या करना है। आप जो भी डिजास्टर उसका नाम लिखो, ईयर देखो कब हुआ है, उसके लिए
कॉज कौन सी टॉक्सिक सब्सटेंस थी जिसकी वजह से हुआ है, और ये ईयर हो गया, कॉज हो गया, और हाँ तो ईयर और कॉज अगर हो गया तो आपका सही हो जाएगा। तो कोई न्यूक्लियर डिजास्टर है, कौन सी चीज़ें निकली थी, कौन सा न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था वो पता चल जाएगा। अगर मिनम आता है तो आपको पता चल गया कि हैवी मेटल मरकरी से हुआ है। लव कैनाल डिजास्टर, भोपाल गैस डिजास्टर, जिसके बाद आपका 1984 में हुआ था, इसी के बाद आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था ऑफ 1986। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से ये उम्मीद कर रही हूँ दैट आपको बेसिक चीज़ें जो है एनवायरनमेंट की वो पता है, आपको बस रिवाइज करना है चीज़ों को। वैसे तो जितना ज़्यादा आप पढ़ लो उतना ही अच्छा रहता है, लेकिन उतना हो नहीं पाता है। तो जो आपका प्रीवियस 3 से 4 साल का क्वेश्चन पेपर है, आप उसको उठाइए, उस क्वेश्चन पेपर को, सारे न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट, सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स उनको क्लियर आउट करिए। अगर आपके क्वेश्चंस लग रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप अपने सिलेबस से मैच कीजिए। अगर आपके लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल गिव यू अ प्रॉपर इंसाइट ऑन कैसे आप ये लास्ट मिनट या लास्ट 1 मंथ की रिवीजन को कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे बैचेस भी आपके लिए आ चुके हैं, और हम आपको, क्योंकि आप अभी एनरोल करोगे तो हम आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन EVS पेपर 2 बैचेस। तो आप EVS पेपर 2 के बैचेस में भी एनरोल कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, गिवन लिंक से ऑल कोर्सेज पे चले जाना है आपको। ऑल कोर्सेज पे जाने के बाद आपको करना है UGC सेलेक्ट। UGC सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर UGC नेट जून 2024 दिख जाएगा, तो आपको UGC नेट जून 2024 को चेक कर लेना है, और यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हो, व्यू ऑल करोगे। व्यू ऑल जैसे ही करोगे आपको हमारे फाउंडेशन बैचेस दिख जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे फाउंडेशन बैचेस। मेरी शक्ल कहाँ आ रही है कहाँ हूँ मैं भाई, अरे ये रही मैं। तो ये EVS का बैच है आपका जो जनवरी में शुरू हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बाय नाउ करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड लगा लेना है Y563। Y563 अप्लाई करते ही आपको ये जो पूरा बैच है सिर्फ पेपर 2 EVS का, जो कि जिसके प्राइजेस ऑब्वियसली बढ़ जाएंगे जब हमारा एग्जाम खत्म होगा, वो 4738 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको एट 77% ऑफ। इससे भी ज़्यादा ऑफ चाहते हैं तो Y563 कूपन कोड लगा लीजिएगा, ठीक है जी। ओके जी, चलिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप मैंने आपकी थोड़ी कुछ हेल्प कर दी हो। आई नो एग्जाम सर पे में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी के टाइम पे जो आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जानकारी को इन्हांस कीजिए, और अगर कि बेसिक्स क्लियर हैं तो आपका एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से पढ़ाई कीजिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी। अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ मेरी क्लास हो रही है मंडे को, यानी कि कल आपकी मैराथन क्लास है 4 से 5, 5 से 6, तो 2 घंटे की मैराथन क्लास से ज़रूर आइएगा, एंड आई विल सी यू देयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।